वेलकम टू एग्जाम नैनो चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज आपका जेपीएससी पीटी क्लास नंबर 3 है और आज हम लोग टॉप एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डील कर रहे हैं। अभी तक जेपीएससी द्वारा जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 डील करते चलेंगे। अभी तक 2 क्लासेस हो चुकी है और आज क्लास नंबर 3 है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन को शुरुआत करने से पहले चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट हर वीडियो आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ पीडीएफ एंड नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी क्लासेस डेली बेसिस पर होगा उसका नोट्स आपका टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री से होगा, आधुनिक भारत का इतिहास से, जिसमें हम लोग कौन सा ऐसा सारा एमसीक्यू देखेंगे जो कौन सा टॉपिक से पूछा गया है, मुगल साम्राज्य का पतन और स्वायत्त राज्यों का उदय। हम लोग जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास की शुरुआत मुगल साम्राज्य के पतन से हम लोग मानते हैं या अंग्रेजों के आगमन से हम लोग मानते हैं। ये इतिहासकारों ने इस प्रकार से भारत के इतिहास को डिवाइड किया है। तो आधुनिक भारत के सेशन को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इसके बाद 4 से 5 दिन के अंतर्गत आपका कंप्लीट आधुनिक भारत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसने सम्राट बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्र एवं 1 पुत्र का कत्लेआम किया। तो कौन सा अंग्रेज अधिकारी थे जिसने क्या किया था? अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय का 2 बेटे, कितने? 2 बेटे और 1 पोता का जो है कत्लेआम कर दिया था। तो उस अंग्रेज का नाम आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन यहां दिया गया है, जॉन मिकोलसन, हेनरी लॉरेंस, लेफ्टिनेंट हडसन और सर ह्यूज रो। हम लोग सभी जानते हैं कि 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें बहादुर शाह द्वितीय जो है क्रांतिकारियों के तरफ से अपने पक्ष रखे थे, जिसके कारण अंग्रेज क्या चाहते थे कि कंप्लीटली मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया जाए, यानी कंप्लीटली मुगल साम्राज्य को एब्लोइश कर दिया जाए। यानी अभी तक अंग्रेज जो राज कर रहे थे मुगल साम्राज्य के आड़ में, अब वो क्या चाहते थे कि मुगल साम्राज्य का जो पद है इसे कंप्लीटली खत्म कर दिया जाए। और इसी चीज को करने के लिए क्या किए थे, किसने किया था? लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया था? बहादुर शाह द्वितीय के दोनों बेटे को गोली मारकर हत्या कर दिया था और 1 पुत्र को। तो कहां पर हत्या किया गया था? यह हत्या आपका किया गया था जिसे हम लोग आज के डेट में खूनी दरवाजा के नाम से जानते हैं। कहां पर? खूनी दरवाजा पर इन तीनों को गोली मार दिया गया था। और बहादुर शाह द्वितीय को कहां भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था और मुगल साम्राज्य को जो है कंप्लीटली खत्म कर दिया गया। यानी कि 1857 के लड़ाई के बाद 19 सितंबर, कब ये डेट भी आप याद रखिएगा, 18 सितंबर 1857, कब? 18 सितंबर 1857 को जो है, सॉरी 18 नहीं होगा, 19 सितंबर, कितना होगा? 19 सितंबर 1857 को लाल किला पर क्या किया था? अंग्रेजों ने फिर से अधिकार कर लिया था। और जैसे ही फिर से अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने लाल किला पर, तो वे लोग क्या किए? कंप्लीटली मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। तो यहां आपका क्लियर हो गया कि अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे, जिसका दोनों बेटा और 1 पुत्र को लेफ्टिनेंट हडसन ने क्या किया था? गोली मारकर हत्या कर दिया था। यानी कि कत्लेआम हुआ था एक, जिसे हम लोग आज के डेट में खूनी दरवाजा के नाम से जानते हैं। और खूनी दरवाजा कहां पर है? दिल्ली गेट के पास आपको खूनी दरवाजा देखने को मिलेगी आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पूछा जा रहा है कि राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाते थे। ऐसे कौन से हस्ती थे जिसे हम लोग राजा बनाने वाले के नाम से जानते थे? और ये जो हस्ती थे ये किस काल के टाइम पीरियड में या किस राजा के शासन में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हुआ था? तो मुगल साम्राज्य में ये बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। मुगल के जो राजनीति थी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उनका नाम क्या है? उनका जो नाम है सैयद बंधु। क्या नाम है? सैयद बंधु। और ये जो सैयद बंधु है, सैयद बंधु जो है आपका 1713 से लेकर के, कब से कब तक? 1713 से लेकर के 1720 तक मुगल राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और इसे हम लोग किंग मेकर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आधुनिक भारत के किंग मेकर। तो ये क्वेश्चन भी अगर पूछ दिया जाए आपसे कि मॉडर्न इंडिया का किंग मेकर के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो सैयद बंधु को, किसको? सैयद बंधु को हम लोग मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत के किंग मेकर के उपनाम से जाना जाता है। और 1713 से लेकर के 1720 तक इन जो 7 साल का टाइम पीरियड है, इसके अंतर्गत कितने मुगल बादशाह बना? तो आपका लगभग 4 से 5 मुगल बादशाह बना
यानी बना फिर चेंज हुआ, बना फिर चेंज हुआ। तो ये सारा जो काम किया गया था किसके द्वारा किया गया था? ये जो किंग मेकर था सैयद बंधु के द्वारा ये काम किया गया था। तो ये आपको क्लियर हो गया कि राजा बनाने वाले के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? सैयद बंधु को हम लोग राजा बनाने वाले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया। तो हम लोग जानते हैं कि हैदर अली एकदम मृत्यु तक यानी लास्ट टाइम तक अंग्रेजों से लड़ते रहे, और इनको अंततः किस युद्ध में कब हरा दिया गया? पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली का हार हुआ। तो किसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था? तो हम लोग अगर बात करेंगे कि 1780 कब, ये कहानी आप बता देते हैं आपको कि 1780 में जो है हैदर अली क्या किया था? अरकाट पर अधिकार कर लिया था। कौन सा जगह पर? यह साउथ में है आपका, अरकाट पर अधिकार कर लिया था। और उस टाइम जो तत्कालीन गवर्नर जनरल था भारत का, किसका गवर्नर जनरल थे? कौन थे उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे? वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। तो वारेन हेस्टिंग क्या किए कि सर आयरकुट, किसको? सर आयरकुट को लड़ने के लिए भेजा, किसके विरुद्ध में? हैदर अली के विरुद्ध में। और सर आयरकुट जो है ये आपका क्या किया? बहुत ही तकनीकी तरीका से, बहुत ही कूटनीतिक तरीके से किसको हरा दिया? हैदर अली को हरा दिया। और कब हराया हैदर अली को? तो 1781। कब हराया? 1781 में पोर्टोनोवा में हैदर अली को हरा दिया। तो हैदर अली को हराने वाले कौन थे? सर आयरकुट। कौन थे? सर आयरकुट। और ये सर आयरकुट को भेजने वाले कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स जो है सर आयरकुट को भेजे थे। और ये क्यों भेजे थे? क्योंकि 1780 में हैदर अली अरकाट पर अधिकार कर लिया था। तो ये पूरा कहानी आपको याद हो गया। और इस टाइप से कहानी के थ्रू अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को ज्यादा देर तक समझ सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और जब मेंस का एग्जाम होगा तो आप बेहतर तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपको डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? यानी कि इंडिया के साथ उस टाइम जो है, जब पहले अगर हम लोग बात करें 1600 की बात करें, हम लोग 16-17वीं शताब्दी की बात करें, तो उस टाइम जो यूरोपियन देश था, जो यूरोपियन कंट्रीज था, ये सारे क्या करना चाहते थे? भारत के साथ ट्रेड करना चाहते थे। क्योंकि ये जो भारत के साथ ट्रेड उस टाइम करता था यूरोपियन लोग, अरब वासी भी करते थे, मिस्र के लोग करते थे, तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता था। तो यहाँ पूछा जा रहा आपसे कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए सबसे पहली बार कौन सा कंपनी जो है एक पूंजी स्टार्ट किया था कि हाँ अब क्या करेंगे हम लोग पूर्व के देशों के साथ व्यापार करेंगे, जिसमें इंडिया शामिल होगा। तो सबसे पहला देश जो ये मुहिम छेड़ा था उसका नाम क्या? डच। डचों के द्वारा यह मुहिम सबसे पहली बार छेड़ा गया, और उसके लिए क्या एक कंपनी का स्थापना किया गया, और उस कंपनी का नाम दिया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया गया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी EIC हो गया आप लोगों का, और ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ये अलग है। तो ये जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार में 21 साल के लिए पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए जो है अधिकार पत्र दिया गया। क्या दिया गया? एक अधिकार पत्र दिया गया। तो कौन? डच के द्वारा सबसे पहली बार एक मुहिम चलाया गया था, जिसके तहत संयुक्त पूंजी कंपनी का निर्माण किया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पूछा जा रहा है आपसे कि सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध रखने वाले यूरोपियंस कौन था? फर्स्ट टाइम भारत से व्यापारिक संबंध यानी ट्रेड रिलेशन रखने वाला पहला यूरोपीय देश कौन था? डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली या अंग्रेज? तो भारत के साथ ट्रेड रिलेशन रखने वाला पहला यूरोपियन जो था वो कौन था? पुर्तगाली था। हम लोग सभी जानते हैं कि 20 मई 1498 को जो पुर्तगाली भारत आए थे उनका क्या नाम था? वास्को डी गामा। क्या नाम था? वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा जो है 20 मई 1498 को जो है भारत आया था कालीकट के तट पर। किस तट पर सबसे पहली बार पहुंचा था? तो कालीकट के तट पर पहुंचा था। और उस टाइम जो है कालीकट एरिया का जो राजा था, जमेरिन नामक राजा वहां पर शासन करते थे। तो 1498 में पहली बार कौन सा यूरोपियंस भारत आया? पुर्तगाली आया, और क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा नाम था। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो पुर्तगाली हो जाएगा कि फर्स्ट टाइम भारत के साथ व्यापार रखने वाला जो यूरोपियंस था वो कौन था? पुर्तगाली था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा जा रहा है
कि महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां पर था। तो महाराजा रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी यहां पर कहां था, यह आपसे यहां पूछा जा रहा है। या सिंपल बोले तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां पर था। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य का जो राजधानी था वो कहां था, लाहौर में था। कहां पर था, लाहौर में उनका जो है राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा जा रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, यानी महाराजा रणजीत सिंह के बाद कौन गद्दी पर बैठे थे। हरिहर सिंह नलवा, खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह या शेर सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह का अगर हम लोग बात करें कि जन्म कब हुआ था, तो महाराजा रणजीत सिंह का जो जन्म हुआ था 1780 में हुआ था। कब हुआ था, 1780 में। और महाराजा रणजीत सिंह का जो मृत्यु हुआ था 1839 में हो गया था। कब हुआ था, 1839 में। और महाराजा रणजीत सिंह के बाद जो खड़ग सिंह है ये क्या बने थे, उत्तराधिकारी बने थे। और ऐसा इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया है कि खड़ग सिंह को अफीम खाने की आदत थी। किसकी आदत थी, अफीम खाने का। ये पूछा जा सकता है कि कौन सा सिख राजा के जो है महाराजा रणजीत सिंह के वंशज में किस राजा को अफीम खाने का शौक था। तो आपको घुमाने के लिए इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो खड़ग सिंह को जो है अफीम खाने का भी आदत था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा, उससे पहले हम लोग बात करें कि सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको रीच बढ़ाने के लिए एक हेल्प कीजिएगा। और एक बात की, सेशन को आप लोग लाइक करने से और वीडियो को जब आप देखते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। इससे मोटिवेशन बना रहता है सो दैट डेली बेसिस पर वीडियो बने। या क्वेश्चन आपसे यह क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या था। जो 1793 में क्या एक्ट पारित हुआ था, तो बंगाल रेगुलेशन एक्ट पारित हुआ था, जिसे हम लोग 1793 ईस्वी के चार्टर एक्ट भी कहते हैं। तो ये जो 1793 का जो चार्टर एक्ट पारित हुआ था, इसको जो है कंपनी का जो भी व्यापारिक अधिकार था, जो ट्रेड राइट्स था कंपनी का, कंपनी बोले तो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है। और 1793 में जो चार्टर एक्ट पारित हुआ उसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से 20 सालों के लिए, कब तक के लिए, 20 सालों के लिए व्यापार करने का जो अधिकार है उसको बढ़ा दिया गया। और यहाँ पूछा जा रहा क्या क्या कि 1793 के बंगाल रेगुलेशन का विशिष्ट लक्षण क्या पूछा जा रहा, कि उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उपबंध था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जो उपबंध है वो कौन सा एक्ट के तहत लिया गया, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे या हम ही बता देते हैं कि 1773 का जो रेगुलेशन एक्ट था उसके अधीन जो है कलकत्ता में क्या किया गया था, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना का जो प्रक्रिया है ये कब का है, 1773 का। बी के ऑप्शन नंबर बी पूछा जा रहा कि उससे अंग्रेजी विधि का प्रयोग केवल अंग्रेजों के लिए सीमित हो गया था। तो ये भी आपका 1793 का नहीं था, ये आपका लॉ कमीशन वगैरह से जुड़ा हुआ है। और ये 1833 में आपका जो लॉ कमीशन वाला जो एक्ट है, चार्टर एक्ट है, उसमें बात किया गया था। सी में यह बोला जा रहा है कि उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। तो ये वाला सही है आपका ऑप्शन नंबर सी, कि 1793 के बंगाल रेगुलेशन में हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। और डी में यह बोला जा रहा है कि उसमें भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का उपबंध था। तो भारतीय विधि आयोग की नियुक्ति का जो उपबंध है ये आपका 1833, ये आपका क्या हो जाएगा, 1833 वाला में था कि भारत में क्या होगा, एक विधि आयोग का गठन होगा। तो ये आपका क्लियर हो गया कि 1793 के बंगाल रेगुलेशन का जो विशिष्ट लक्षण था वो क्या था, कि उसमें हिंदुओं और मुसलमानों की स्वीकृत विधियों को भी स्थान दिया गया था। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार भी पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रेतवाड़ी प्रथा लागू की गई थी। तो भूमि से संबंधित कुछ प्रथा लागू किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सो दैट जो टैक्स वगैरह है उसके कलेक्शन में इजी हो। तो उसी में से एक प्रथा थी, कौन सा, रेतवाड़ी प्रथा। और ये रेतवाड़ी प्रथा जो है ये किस प्रेसिडेंसी में लागू था, ये आपसे पूछा जा रहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू था, बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू था, या मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू था, या बम्बई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसी में लागू था। तो भू राजस्व को वसूली करने के लिए जो व्यवस्था किया गया उसमें से एक व्यवस्था क्या था, स्थायी भूमि बंदोबस्त, जिसे हम लोग इजारेदारी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा था आपका रेतवाड़ी व्यवस्था, जिसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये जो रेतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहली बार कहां पर लागू किया गया था, तमिलनाडु में लागू किया गया था। कहां लागू किया गया था, तमिलनाडु।
तो आप याद रखिएगा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहली बार आपका तमिलनाडु में कौन सा जिला में लागू किया गया था? तो बारामहल जिला में लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू होने वाली पहली जिला, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को अंग्रेजों द्वारा सबसे पहली बार तमिलनाडु के बारामहल जिला में लागू किया गया। और तमिलनाडु के अतिरिक्त ये जो सिस्टम था, ये सिस्टम कहाँ लागू था? मद्रास में लागू था, यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया। और बंबई के कुछ हिस्सा, पूर्वी बंगाल, असम और दुर्ग के कुछ हिस्से में भी ये लागू किया गया था। बट तो बंबई भी शामिल था और मद्रास भी इसमें शामिल था, इसलिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रैयतवाड़ी प्रथा आपका बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू थी। कहाँ लागू थी? बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में। और पहली बार रैयतवाड़ी प्रथा कहाँ पर लागू किया गया? तमिलनाडु के बारामहल जिला में पहली बार रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। और अगर हम लोग इजारेदारी व्यवस्था या जिसे हम लोग स्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के नाम से जानते हैं, इसका जनक कौन था? तो थॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को इसका जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा की? यानी कि ब्रिटिश सरकार की द्वारा सबसे पहली बार किस वर्ष में भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को कौन सी दर्जा दिया गया? औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा किया। तो यह किया गया था आपका 1929 में। 1929 में ब्रिटिश सरकार क्या किया? भारतीय राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा की घोषणा किया। और उस टाइम तत्कालीन, यानी जब यह घोषणा किया गया था 1929 में, उस टाइम भारत का वायसराय उस टाइम कौन था? तो लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन उस टाइम भारत का वायसराय था। तत्कालीन वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन द्वारा यह घोषणा किया गया था। और इसके पीछे का जो मेन रीजन था कि आखिर क्यों ये घोषणा किया गया था, तो भारतीय जो भी राष्ट्रवादी नेता था उसको खुश करने के लिए यह दर्जा प्रदान किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय था। और कब हुआ था ये? 1929 में ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है आपसे कि भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू किया गया कहां से? यानी कि दो सिस्टम चलाया गया था भू राजस्व प्रणाली का, एक आपका स्थायी बंदोबस्त और दूसरा आपका रैयतवाड़ी प्रणाली। तो अभी हम लोग देखें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो आपका बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू था। और स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू था? तो स्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल में लागू किया गया था। कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल में लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त को ही हम लोग और दूसरा नाम से भी जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? तो इस्तमरारी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को ही हम लोग इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। और ये कब लागू हुआ था? 1793। कब लागू हुआ था? स्थायी बंदोबस्त आपका 1793 में लागू हुआ था। और ये लागू कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ये लागू हुआ था। कौन सा बंदोबस्त? स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जो रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसका भी दूसरा एक नाम है जिसे हम लोग मुनरो व्यवस्था के नाम से जानते हैं। किससे? मुनरो व्यवस्था। इसके नाम से जानते हैं? मुनरो व्यवस्था। क्योंकि इसका जो जनक था कौन था? मुनरो था। और कैप्टन रीड इसका जनक था। किसका? रैयतवाड़ी प्रणाली का। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू किया गया था बंगाल और मद्रास में। कहां पर? बंगाल और मद्रास में रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। अब ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो देखो यहां पर कंफ्यूज करने के लिए आपको देखो दोनों ऑप्शन दिया गया बी और डी, दोनों में मद्रास और बंगाल लिखा हुआ, इसमें भी बंगाल और मद्रास लिखा गया और ये 7th जेपीएससी में आपका पूछा गया था। बट अगर बी को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ मद्रास पहले है फिर बंगाल है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहले स्थायी पूछा जा रहा है, स्थायी बंदोबस्त, और फिर रैयतवाड़ी पूछा जा रहा है। तो स्थायी बंदोबस्त कहां से कनेक्टेड था? बंगाल से। रैयतवाड़ी प्रणाली कहां पर लागू था? मद्रास में लागू था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो बहुत कोई जल्दीबाजी में क्या करेगा? ऑप्शन नंबर बी टिक करके आ जाएगा कि स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी प्रणाली, तो मद्रास और बंगाल हो गया और टिक मार के आ गया और क्वेश्चन कट गया, आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी वस्तु का उत्पादन जो है अंग्रेजी काल में नहीं होता था? 4 वस्तु का नाम दिया गया है कि चाय का, कॉफी का, अफीम का या सोरा का। तो किसका उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था ये पूछा जा रहा है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है कि ऐसा नहीं कि अफीम का उत्पादन अंग्रेजी काल में नहीं होता था। अफीम का उत्पादन अंग्रेजी काल में होता था शुरुआत में,
बट बाद में अफीम का खेती पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। क्या लगा दिया था, अफीम के खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अंग्रेजी काल में अफीम का खेती या अफीम का उत्पादन नहीं होता था, बट चाय, कॉफी और सोरा का उत्पादन होता था। सोरा के लिए बिहार फेमस था, ये पता ही होगा आप लोगों को। तो वस्तु का उत्पादन अफीम का नहीं होता था। और ये क्लियर हो गया आपका, चाय, कॉफी, अफीम और सोरा में से किसका उत्पादन नहीं होता था, तो अफीम का उत्पादन नहीं होता था। तो आज के सेशन में इतना ही। कल के सेशन में हम लोग 1857 किसका, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, कौन सा विद्रोह आपका, 1857 का विद्रोह से संबंधित जितना भी क्वेश्चन अभी तक जेपीएससी द्वारा पूछा गया है उन सारे का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, वहां से पीडीएफ आप ले लीजिएगा। और जो भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक आप लिख दीजिएगा, उसका वीडियो बना दिया जाएगा। और आगे आने वाले टाइम में नंबर ऑफ क्वेश्चन हम बढ़ाएंगे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, क्योंकि 9 to 6 मेरा जॉब रहा था, उसके बाद हम आते हैं पीपीटी बनाना, फिर क्लासेस लेना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है थोड़ा कम है। बट हम कोशिश करेंगे कल से कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका एटलीस्ट 50 रहे। 50 क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है। और हम आशा करते हैं कि ये जो फरवरी महीना है, फरवरी महीना में आपका ये वाला सेक्शन क्लियर हो जाएगा, हिस्ट्री वाला सेक्शन और ज्योग्राफी वाला सेक्शन, और मार्च तक आते आते आपका सारा सेक्शन करा दिया जाएगा। तो ये आपका एक टाइप से रिवीजन होगा, जहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि आपका डायरेक्शन सही है कि नहीं। क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है एक टाइप से की होती है, जहाँ से आप क्वेश्चन को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन में।